गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो वीडियो है रोमांटिक पोइट्री, उसमें हम रोमांटिक एज के जो फर्स्ट जनरेशन के पोइट्स थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विलियम ब्लेक की। ठीक है, द फर्स्ट रोमांटिक पोइट who, although ignored during his lifetime, pioneered the anti-rationalist and anti-classical poetry of the new movement in English literature। तो विलियम ब्लैक रोमांटिक पोइट थे, फर्स्ट जिनको मान सकते हैं, जिनको उनके लाइफ टाइम में इग्नोर किया गया था, लेकिन उन्होंने जो एंटी रैशनलिस्ट और जो एंटी क्लासिकल पोइट्री थी, एंटी रैशनलिस्ट का मतलब जो लोग रैशनल नहीं थे या फिर जो रैशनलिज्म जो था उसके अगेंस्ट थे, जो कि न्यू क्लासिकल एज के राइटर्स थे, वो रैशनलिस्ट थे, वो क्लासिकल थे। ठीक है, और जो रोमांटिक पोइट्स हुए उनको फिर एंटी रैशनलिस्ट और एंटी क्लासिकल पोइट्स कहा गया। ठीक है, क्योंकि वो रैशनलिस्ट नहीं थे, दे वर क्लोज टू नेचर। ठीक है, तो जो एंटी रैशनलिस्ट और जो एंटी क्लासिकल पोइट्री थी उसको पायोनियर कर रहे थे। पायोनियर का मतलब लीड करना। Beginning his poetry career with Songs of Innocence 1789, Blake sounded the siren of Romantic Revolution a little earlier than the movement actually got recognition। तो विलियम ब्लैक जो थे उन्होंने अपना जो पोइट्री करियर था वो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो कि 1789 में पब्लिश हुई थी उसके साथ स्टार्ट किया था। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस उनका जो पोइट्री कलेक्शन है उसका नाम है। तो उन्होंने अपना पोइट्री करियर सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के साथ स्टार्ट किया था और इस वर्क के साथ में ही रोमांटिक रिवॉल्यूशन का जो सायरन था वो एक तरह से बजा दिया था। मतलब रोमांटिक रिवॉल्यूशन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के पब्लिकेशन के साथ में ही शुरू हो गई थी, कुछ समय पहले ही, जब वाकई में रोमांटिक मूवमेंट जो था उसको रिकॉग्नाइजेशन मिली थी, उसको पहचान मिली थी। तो उससे कुछ समय पहले ही विलियम ब्लैक का जो वर्क था सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, उसके साथ ही रोमांटिक मूवमेंट जो था, रोमांटिक रिवॉल्यूशन जो थी वो स्टार्ट हो गई थी। बाद में इसको पहचान वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की जो लिरिकल बैलेट्स आई थी उसके साथ में मिला था, जो कि 1798 में आई थी। The simplicity and symbolism of the songs, their lyricism and religious radicalism were something startling to the age of prose and reason। तो जो न्यू क्लासिकल एज थी, that was the reason of prose and reason, that was the age of prose and rationalist, that was the age of prose and classics। सो विलियम ब्लैक का जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस था उसमें जो सॉन्ग्स थे, उनकी जो भी पोएम्स थी, उनका जो लिरिसिज्म था एंड उनका जो रिलीजियस रेडिकलिज्म था, वो जो न्यू क्लासिकल एज जो थी, दैट वाज द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, उस एज में जब विलियम ब्लैक का वर्क आया सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, तो वो कुछ नई चीज़ थी लोगों के लिए। वो बिल्कुल एक सडन अवेकनिंग थी। ठीक है, एक चेंज था, राइटिंग स्टाइल जो था, थीम्स जो थी, आइडियाज़ थे, वो अचानक से क्या हुए थे, चेंज हुए थे, स्टार्टलिंग थे। ठीक है, हिज रेडिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द बाइबल एंड मिल्टन, हिज थियोराइजेशंस अबाउट मैन एंड नेचर, his postulates about art and literature, and his compositions in poetry and prose became not only the first but also the single largest contribution to the development of the romantic movement। तो विलियम ब्लैक जो थे उन्होंने बाइबल जो थी और मिल्टन का जो वर्क था पैराडाइज लॉस्ट, जिसके बारे में उन्होंने लिखा था कि मिल्टन जो है वो पैराडाइज लॉस्ट जो वर्क है जॉन मिल्टन का, उसमें वो डेविल की साइड थे, वो एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन विलियम ब्लैक ने
क्रिटिसाइज़ किया था, एक तरह से रेडिकली इंटरप्रेट किया था बाइबल को और मिल्टन को, ठीक है। और ब्लैक की जो थ्योरीज़ थी किसके बारे में, मैन और नेचर के बारे में, ठीक है। उसके जो आइडियाज़ थे आर्ट एंड लिटरेचर के बारे में, उसके जो प्रिंसिपल्स थे, एंड हिज कंपोजिशंस इन पोइट्री एंड प्रोज, और उनके जो भी कंपोजिशंस थे पोइट्री और प्रोज में, वो अपन उसको एक कंट्रीब्यूशन के तौर पर देख सकते हैं जिन्होंने रोमांटिक मूवमेंट को डेवलप करने में कंट्रीब्यूशन दिया था अपना, ठीक है। तो ये हमने विलियम ब्लैक की बात की, जिनका सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो वर्क था वो फर्स्ट वर्क माना जाता है एक तरह से रोमांटिक मूवमेंट का, जिसके साथ ही रोमांटिक मूवमेंट एक तरह से स्टार्ट हो गया था। 1798 में लिरिकल बैलेड्स के पब्लिश होने से पहले ही एक तरह से उन्होंने सायरन साउंड किया था। आगे हम बात करते हैं वर्ड्सवर्थ की। सो वर्ड्सवर्थ्स द बैलेड्स रिजेक्टेड द नियोक्लासिकल पोएट्रिक डिक्शन एंड प्रीफर्ड टू अडॉप्ट द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल इन कम्युनियन विथ नेचर। सो वर्ड्सवर्थ की जो बैलेड्स थी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था किसको, द नियो क्लासिकल पोइट्रिक डिक्शन। नियो क्लासिकल एज की जो भी डिक्शन थी, जो भी लैंग्वेज थी, ठीक है ना, जो कि जब हमने बात की थी तो हमने बात की थी कि नियो क्लासिकल एज जो थी उसमें राइटर्स ने एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी और जो अपर क्लास के जो लोग थे उनके बारे में लिखा था। तो जो लैंग्वेज थी वो भी डिफ़िकल्ट थी, ठीक है, क्योंकि वो उन लोगों को सेंटर में रख कर लिखी गई थी। लेकिन जो रोमांटिक एज आई जिसमें वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज ये सब थे, तो उनकी जो लैंग्वेज थी वो उन्होंने प्रीफर की, किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करना प्रीफर किया, कॉमन पीपल की लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि दे वर क्लोज टू दी नेचर, वो लोग नेचर के क्लोज थे। सो देयर लैंग्वेज शुड बी सिंपल, तो उनकी लैंग्वेज भी सिंपल होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने प्रीफर्ड टू अडॉप्ट द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल दैट वर लिविंग इन कम्युनियन विथ नेचर, जो कि नेचर के क्लोज थे, नेचर के साथ रह रहे थे। Wordsworth assumed the role of a leader for the Romantic movement and wrote his preface to the lyrical ballads, wherein he offered the philosophy of the new poetry. तो अपन कह सकते हैं कि रोमांटिक मूवमेंट जो था उसमें वर्ड्सवर्थ ने एक लीडर का रोल प्ले किया था, लीड कर रहे थे उस मूवमेंट को, एक तरह से फर्स्ट जनरेशन जो थी उसको, और लिरिकल बैलेड्स का प्रीफेस इन्होंने लिखा था जिसमें उन्होंने न्यू पोइट्री जो है उसकी फ़िलॉसफी ऑफ़र की थी, अपनी जो भी डेफिनेशन थी पोइट्री की, कि पोइट्री किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह की लैंग्वेज यूज़ की जानी चाहिए, किस तरह के कैरेक्टर्स यूज़ किए जानी चाहिए, वो जो भी उनकी फ़िलॉसफी थी वो उन्होंने ऑफ़र की थी, किसमें, लिरिकल बैलेड्स का जो प्रीफेस उन्होंने लिखा था वर्ड्सवर्थ के लिए। फॉर हिम द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर as fostering mother and moral force, and of man as a forming being with heavenly roots, are radically different from those held by the neoclassical writers, for whom nature was just an unruly physical presence which man conquer and rule, and man was an erring rational creature, a refined social animal. अब यहाँ पर वर्ड्सवर्थ के बारे में बताया गया कि वर्ड्सवर्थ के लिए किस तरह से नेचर जो था और जो मैन था वो किस तरह से डिफरेंट था, किन से, न्यू क्लासिकल लोगों के, न्यू क्लासिकल राइटर्स के लिए जो नेचर का मतलब था, और जो मैन को जिस तरह से वो डिफ़ाइन करते थे कि मैन को इस तरह का होना चाहिए, या फिर उनकी नज़र में मैन जिस तरह का था, ठीक है, उनसे वर्ड्सवर्थ का जो नेचर का डेफिनेशन है और जो मैन को जिस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं वो किस तरह से डिफरेंट था। तो वर्ड्सवर्थ के लिए जो नेचर का कॉन्सेप्ट है वो नेचर को फोस्टरिंग मदर के रूप में प्रेजेंट करते हैं, कि नेचर जो है वो एक फोस्टरिंग मदर की जैसे है और एक मोरल फोर्स है, और मैन जो है उसको प्रेजेंट किया है एज अ फॉर्मिंग बीइंग विथ हेवनली रूट्स। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि उन्होंने ह्यूमन हार्ट जो है उसको एक नोबल सीट बताया है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छाइयों से भरा हुआ एक तरह से अपन कह सकते हैं। तो मैन एज अ फॉर्मिंग बीइंग विथ हेवनली रूट्स आर रेडिकली डिफरेंट, तो उनके लिए जो मैन और जो नेचर का कॉन्सेप्ट है वर्ड्सवर्थ के लिए वो डिफरेंट है, किन से,
जो न्यो क्लासिकल राइटर्स ने जो उनका कॉन्सेप्ट दिया था उससे पूरी तरह से डिफरेंट है। तो जिस तरह से न्यो क्लासिकल लोगों के लिए नेचर का मतलब था एंड अनरूली फिजिकल प्रेजेंस, एक अनकंट्रोल्ड फिजिकल प्रेजेंस जिसको कि मैन जो है वो कनकर करता है, जीत लेता है एंड रूल, और उसके बाद में मैन जो है वो नेचर को कंट्रोल करने के बाद में, ठीक है, उसको रूल करता है। तो वहाँ पर जो पावरफुल है न्यू क्लासिकल एज में, वो नेचर पावरफुल नहीं बताई गई है, वहाँ पर पावरफुल मैन को बताया गया है। एंड मैन वॉज एन अर्निंग रैशनल क्रिएचर, और मैन जो है वो एक अर्निंग रैशनल क्रिएचर, अर्निंग मतलब जो गलतियाँ करता है, हु मेड मिस्टेक्स, जो गलतियाँ करता है, रैशनल क्रिएचर, और वो रैशनल है, ठीक है। रैशनल का मतलब जो हमेशा लॉजिकल सोचता है, जो हमेशा रीजंस के ऊपर ध्यान देता है। रिफाइंड सोशल एनिमल, ठीक है, सोशल एनिमल है बट अ रिफाइंड सोशल एनिमल। तो एक तरह से वर्ड्सवर्थ के लिए जो नेचर और जो मैन है वो पूरी तरह से डिफरेंट है जो न्यो क्लासिकल के लिए नेचर और मैन था। तो दोनों के जो कॉन्सेप्ट्स है वो दैट आर टोटली डिफरेंट, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कॉलरिज की। इफ वर्ड्सवर्थ्स पोइट्री इलस्ट्रेटेड the leading romantic ideas of man as a spiritual and growing being of nature and universe, Coleridge's poetry depicted the irrational and supernatural in man and life। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉलरिज की पोइट्री के बारे में, उनके वर्क्स के बारे में, वो ये है कि वो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को सेंटर में रखते थे। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में वो लिखते थे और उनकी जो पोइट्री है उनमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इंक्लूडेड थे। तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ के साथ उसको कंपेयर भी किया गया है। तो अगर वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री है वो रोमांटिक आइडियाज़ को लीड करती है, ठीक है, और मैन जो है उसको प्रेजेंट करती है एज अ स्पिरिचुअल एंड ग्रोइंग बीइंग, ठीक है। वहीं कॉलरिज की जो पोइट्री है इट डेपिक्टेड द इरेशनल एंड सुपर नेचुरल इन मैन एंड लाइफ। तो कॉलरिज की जो पोइट्री है वो मैन और जो लाइफ है उसमें जो इरेशनलिटी है, ठीक है, और जो सुपर नेचुरलिज्म है उसको डेपिक्ट करती है कॉलरिज की पोइट्री। इफ वर्ड्सवर्थ लेड स्ट्रेस ऑन एवरीडे sort of experience of his simple characters, Coleridge concentrated on the highly unusual experience of his uncommon characters. That is also a difference between Wordsworth and Coleridge. तो वर्ड्सवर्थ जो है वो अपने कैरेक्टर्स जो हैं, उनके जो कैरेक्टर्स थे वो यूज़ करते थे कॉमन कैरेक्टर्स, सिंपल कैरेक्टर्स को। तो वर्ड्सवर्थ जोर देते थे कि उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो सिंपल होनी चाहिए और उनके एवरीडे एक्सपीरियंस के बारे में वो लिखते थे, ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर्स हैं, सिंपल हैं, रूरल फोक हैं, तो उनकी जो एवरीडे एक्सपीरियंस है, उनकी जो डे टू डे लाइफ है उनको बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखते थे। वहीं कॉलरिज के जो कैरेक्टर्स थे वो अनकॉमन कैरेक्टर्स थे, वो रूरल फोक नहीं थे, वो सिंपल कैरेक्टर्स नहीं थे। कॉलरिज फोकस करते थे ऑन द हाईली अनयूजुअल एक्सपीरियंस ऑफ हिज अनकॉमन कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स भी कैसे होते थे, अनकॉमन होते थे, और उनके जो एक्सपीरियंस भी है वो भी कैसे होते थे, अनयूजुअल होते थे, ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर्स अगर अनकॉमन है तो उनके जो एक्सपीरियंस है वो भी अनयूजुअल होंगे। वहीं वर्ड्सवर्थ के जो कैरेक्टर्स हैं वो कॉमन कैरेक्टर्स थे और उनके जो एक्सपीरियंस भी थे वो कैसे थे, यूजुअल एक्सपीरियंस थे। जैसे कि हमारे सिलेबस में है क्रिस्टाबेल, ठीक है, जो कि कॉलरिज की लिखी हुई है। जब हम क्रिस्टाबेल पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएंगे कि किस तरह से उन्होंने इस पोयम में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को इंक्लूड किया है और किस तरह से कॉलरिज के जो कैरेक्टर्स हैं वो अनयूजुअल कैरेक्टर्स हैं और किस तरह से उन अनयूजुअल कैरेक्टर्स के एक्सपीरियंस भी कैसे हैं, अनकॉमन कैरेक्टर्स हैं, और उनके अनकॉमन कैरेक्टर्स के एक्सपीरियंस भी कैसे हैं, अनयूजुअल हैं, ठीक है। Having greater psychological depth than Wordsworth's, Coleridge's poems depict the darker, hidden and unconscious reasons of human mind and soul। और कॉलरिज की जो पोइट्री है वो ह्यूमन सोल में जो हिडन और जो डार्कर और जो अनकॉन्शियस रीजन्स हैं उनको डेपिक्ट करती है। कॉलरिज कुबला खान 1797 एंड क्रिस्टाबेल 1797 और are also based on tales of wonder and magic and are
डिजाइंड टू एक्सप्लॉइट मैंस अट्रैक्शन फॉर द अनयूजुअल एंड द सुपरनेचुरल। तो कॉलरिज की जो दोनों पोएम है कुबला खान, दैट इज़ एन अनफिनिश्ड पोएम, और उनकी जो क्रिस्टा बेल है दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस। दोनों ही जो पोएम्स हैं आर बेस्ड ऑन टेल्स ऑफ वंडर एंड मैजिक। दोनों ही पोएम्स में हमें वंडर और मैजिक देखने को मिलता है। ठीक है, आगे कुछ राइटर्स के नाम और हैं। अमंग द नोटेबल कंटेम्प्रेरीज ऑफ कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द रोमांटिक पोइट्स वर वॉटर स्कॉट, रॉबर्ट सर्दी, थॉमस कैंपबेल एंड थॉमस मूर। तो ये कुछ रोमांटिक एज के जो पोइट्स थे उनमें फर्स्ट जनरेशन के जो पोइट्स थे उनके बारे में हमने पढ़ा है। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम जो यंगर जनरेशन थी, ठीक है, जो सेकंड जनरेशन थी, उन पोइट्स के बारे में पढ़ेंगे।